नमस्कार। तो आज आपकी कथानटी सुमन केशरी सुना रही है G.A. कुलकर्णी, मराठी के प्रतिष्ठित लेखक, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत G.A. कुलकर्णी की कहानी कंचन मृग। इस कहानी का अनुवाद बेहतरीन अनुवाद करने वाली हमारी स्वाति दामोदरे ने किया है। स्वाति दामोदरे इन दिनों निरंतर अनेक काम कर रही हैं। वो पढ़ाती भी हैं, कुछ क्लास भी करती हैं और अनुवाद भी करती हैं, लिखती भी हैं, बेहतरीन लिख रही हैं। तो उन्होंने इसका अनुवाद किया है। G.A. कुलकर्णी की 10 जुलाई 1923 को जन्मे थे और 1987 में इनका देहांत हो गया था, कुलकर्णी साहब का। और इनकी कहानियाँ एक बहुत अलग ऊंचाइयों पर हमें ले जाती हैं। सच बात तो ये है कि नई कहानी जो है मराठी की, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर या कहें कि उसको शुरुआत करने वाले, उसकी दिशा देने वाले बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं G.A. कुलकर्णी। तो सुनिए उनकी कहानी कंचन मृग। नाम सुनकर के ही आप कहीं न कहीं तो जा रहे होंगे। कुछ उपमाएं, कुछ रूपक, कुछ सादृश्य हमें जाने कहाँ कहाँ ले जाते हैं। स्वाति को नमस्कार। तो ये कहानी स्वाति आपके द्वारा अनुदित मैं पढ़ रही हूँ। कंचन मृग। सुनते रहिएगा और सुनते हुए देखिए कहाँ कहाँ तो हम लोग घूम आते हैं और कहाँ कहाँ नहीं चले जाते इस कहानी को पढ़ते हुए। जैसे किसी बड़े से घने जंगल के किनारे सूखी हुई एकाध पत्ती गिरी रहे, समर नमस्ते, वैसे ही जंगल के एक कोने में व्याधों की यह बस्ती थी। घने जंगल के विस्तीर्ण रुद्र परिसर में वह बस्ती असहाय अकेली सी लगती थी। ऐसा लगता था किसी भी क्षण ये घना जंगल उसे निगल जाएगा। परंतु इसी बस्ती की झोपड़ियों में रहने वाले व्याध बड़े विश्वास के साथ सालों से वहां बसे थे। घर से निकलने पर जैसे ही वे कंधे पर धनुष बाण टांग लेते, लगता मानो केवल दृष्टिपात से ही सारा जंगल तहस नहस कर देने का सामर्थ्य उनमें आ गया है। शिकार करने के लिए ये व्याध समूह बनाकर बाहर निकलते और शाम को उन हिरणों को कंधे पर उठाकर लाते जो अपनी जान बचाने के लिए जमीन आसमान एक करने की कोशिश करते और फिर हार कर खून से लथपथ हो प्राण त्याग देते थे। मणियों के समान उनकी चमकीली आंखों का तेज जाता रहता और हवा से ईर्ष्या करती उनकी ऊंची गर्दनें निष्प्राण हो लुढ़क जाती थी। किसी कृष्ण बाहु व्याध का छोड़ा हुआ तीर कलेजे में लिए जब एक हिरण आखिरी सांस भरता था तो उसी वक्त घने जंगल में किसी हरे भरे पेड़ की छाया में हरे दूब पर कहीं एक नया शावक जन्म लेकर बढ़ना शुरू कर देता था। मानो अनजाने में वह भी अपने प्राण किसी व्याध के नए बाण के नाम कर रहा हो। इस घने जंगल की बस्ती के बीच बड़े से पीपल के तले एक काफी वृद्ध व्याध बैठा रहता था। खुद में खोया खोया आजू बाजू की हलचलों को शून्य दृष्टि से देखता रहता। उसकी आंखें सारी चीजों को समा लेती, परंतु इन आंखों में ना ही कभी कोई चमक दिखती और ना कोई हलचल ही। शाम को कंधे पर हिरण डाले व्याध जब बस्ती की तरफ लौटते थे, यह वृद्ध व्याध अत्यंत उत्कंठित नजरों से उनके पास जाकर एक एक हिरण के शव को बड़ी बारीकी से देखता। अंतिम व्याध के लौटने पर रात के समय
किसी पहाड़ी फूल के सिमटने की तरह बस्ती सिमट जाती, तो उस वृद्ध की उत्सुक आंखें फिर से बुझ जाती थी और वह अपनी जगह जाकर फिर से गुमसुम बैठ जाता। बस्ती के सारे व्याध उसे अनदेखा करते। अभी अभी धनुष की प्रत्यंचा खींचना सीखने वाले जवान बच्चे उसे चढ़ाते, उस पर हंसते, ताने कसते। बस्ती की कोई औरत शिकार का बचा हुआ थोड़ा सा खाना उसके सामने लाकर रख देती। उसकी आंखों में मानो कोई एक ही प्रतिमा बस गई थी और वह उसी में खो गया था। वन देवता के धनुष से निकले तीर के समान वेगवान दौड़ने वाले मृग को बाण से छलनी करना किसी समय उसके लिए तो बस बाएं हाथ का खेल था। इतना ही नहीं, किसी भी वेगवान दौड़ते हिरण के किसी एक पांव को अपने बाण का लक्ष्य बनाना भी उसे सहज आता था। लकड़बग्घे जैसे क्षुद्र जानवर द्वारा छिन्न विच्छिन्न किए हुए किसी हिरण के शव को जब कोई व्याध बड़े अभिमान के साथ कंधे पर लाद कर ले आता, तो इस वृद्ध को उससे घिन आती। ऐसे व्याध से ईर्ष्या क्या, बात तक करना उस वृद्ध को कभी उचित नहीं लगा। एक वक्त की बात है जब वह जवान और ताकतवर था। उस वक्त एक बार वह उस विस्तीर्ण जंगल के काफी घने भाग में अंदर तक चला गया था। वहां जाने की कल्पना भर से उसके साथियों के हाथ पैर कांप गए थे। अरण्य का वह भाग ऐसा डरावना था भी, और तो और आज तक किसी व्याध ने वहां कदम तक नहीं रखा था। परंतु इंसान ने आज तक जिसे देखा नहीं, जो जाना नहीं, उसे देखने और जानने की तमन्ना उसके दिल में थी। अकेले धीरज बांधकर उसने घने जंगल में जाने का निश्चय कर लिया और उसे पूरा भी किया। जब कोई व्यक्ति किसी असाधारण काम की बात ठान लेता है तो सफर में उसका अकेला होना तय ही है, और इस बात को यह व्याध बखूबी जानता था। फिर ठान लेने की बात तो उसके खून में ही थी। जंगल की गहराई में अंदर अंदर और अंदर जाते हुए किसी जलप्रपात की गंभीर ध्वनि उसके कानों में गूंजने लगी। धीरे धीरे ध्वनि बढ़ती गई। आसपास की पत्तियों में, वृक्षों में हल्की सी थरथराहट महसूस होने लगी। उसे लगा कि उस घनी डरावनी हरी भीड़ से हजारों आंखें उसे घूर रही हैं। सारे अपरिचित एहसासों से वह अपना धैर्य खोने लगा। परंतु अगले ही मोड़ पर उसकी आंखें ऐसे चमक उठी जैसे कपाल पर आंखें नहीं बल्कि दो चमकीले हीरे जड़ दिए गए हों। उसके पैर जमीन में धस कर रह गए। उसके सामने का घना जंगल यहाँ पर विरल हो गया था और दूर तक विस्तीर्ण मुक्त प्रदेश दिखाई दे रहा था। अरे, और ये क्या? हरी भरी मुलायम धूप पर कंचन मृग। हाँ, कंचन मृग ही तो था। बड़ी शान से उस हरियाली पर एक कंचन मृग टहल रहा था। पिघले सोने जैसे उसकी कांति धूप में चमक रही थी और उस पर नील वर्ण की चमकीली बूंदें टकी हुई थी। मृग की जरा सी भी हलचल इन नील मणियों को इस कदर चमका देती कि देखने वाले की आंखें चुंधिया जाए। उस कंचन मृग के आसपास उजियाला यूं फैला था जैसे काली रात में धवल चांदनी बिखरती हो। आश्चर्य मुग्ध व्याध बड़ी देर तक सम्मोहित होकर अतृप्त नजरों से उसे देखता रहा। कुछ पलों में उसने अपने आप को संभाला और बड़ी ईर्ष्या के साथ धनुष पर बाण चढ़ाया।
उसे ख्याल आया कि जंगलों से कितने ही मृग और मृगशावक आज तक बस्ती पर लाए गए, परंतु आज तक कोई एक भी कंचन मृग न ला सका। इतना ही नहीं, कंचन मृग आज तक किसी ने देखा भी नहीं था। धनुष की प्रत्यंचा और बाण में मानो होड़ सी लग गई। व्याध का सारा शरीर इसी खिंची हुई प्रत्यंचा के समान तन गया और दृष्टि धनुष पर चढ़े हुए बाण के समान अपने लक्ष्य पर एकाग्र हो गई। कंचन मृग ने आंख उठाकर क्षण मात्र व्याध की तरफ देखा और उसी क्षण व्याध के बाण ने सीधे कंचन मृग के हृदय में प्रवेश किया। खून की एक धारा वहां से फूटी और कंचन मृग जमीन पर गिर पड़ा। अत्यंत हर्षित हो व्याध मृग की तरफ दौड़ा। अभी भी जिस्म में गर्माहट थी और ऐसे मृग के सुनहरे बदन को उसने होले से छुआ और फिर उसकी स्वर्ण कांति को बड़े प्यार से सहलाया। उसके स्पर्श से स्वर्ण कांति में टकी हुई नीलमणियां हल्के से थरथराईं। व्याध अत्यंत आनंदित हुआ। उसे इस जीत का मानो एक नशा सा चढ़ गया। इसी नशे में उसने अपने बाजू पर बंधा हुआ सर्पमुखी ताबीज निकाला और कंचन मृग के गले में बांध दिया। आजू बाजू से हृदय के आकार की पत्तियों वाली बेलें ढूंढकर उस कंचन मृग को उसने इस तरह बांध लिया कि पत्तियों से उसकी सारी देह ढक गई। फिर बड़ी आसानी से अपनी पीठ पर उसे लाद कर व्याध खुशी खुशी अपनी बस्ती की तरफ चल पड़ा। खुशी के मारे उसके पैरों में पंख लग गए थे। वह बस्ती के पास आया तो रात काफी हो चुकी थी। घना अंधेरा छा गया था और उसके पड़ोसी और दोस्त बड़े चिंतित होकर उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी झोपड़ियों के सामने जलाई हुई आग घने जंगल में यूं लग रही थी जैसे किसी खूंखार काले बड़े जानवर का कोई जख्म खून से लथपथ हो रहा हो। जैसे ही वह अपने बस्ती के पास पहुंचा, वहां के कुत्तों ने शोर मचाना शुरू किया। बाकी व्याधों ने यह सोचकर कि कोई अजनबी आ रहा है, अपने अपने धनुष बाण संभाले और वयस्क व्याध आंखों पर जोर डाल के बड़ी सावधानी से अंधेरे में ताकने लगे। जैसे ही व्याध बस्ती के पास पहुंचा, उसने एक बड़े से पीपल के तले मृग को छुपा दिया और वह अपने मित्रों के पास पहुंच गया। कहां थे तुम? हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा में यहां बैठे हुए हैं। क्या आज तुम्हें कोई शिकार नहीं मिला? एक वयस्क व्याध द्वारा पूछे जाने पर व्याध बड़ी खुशी से मुस्कुराया। उसने कहा, आज तो मैं घने जंगल की उत्तर दिशा में काफी दूर तक निकल गया था। उसके शब्द सुनकर ही उसके दोस्तों के दिल धड़क गए। भय से जैसे उनकी सांसें रुक गई, उनके शब्द गले में अटक गए। किंतु व्याध ने आगे कहा, वह काफी घना जंगल है और पता है, वहां मैंने आज कंचन मृग देखा। कंचन मृग? वह क्या होता है? एक ज्येष्ठ व्याध ने पूछा। कंचन मृग वह होता है जिसका शरीर सोने का होता है और उसकी चमचमाती छाल पर तेजस्वी रत्न गढ़े होते हैं। जब वह चलता है तो उसके चारों तरफ तेजस्वी वलय निर्मित होते हैं। उसका पूरा शरीर कपास जैसा मुलायम और नर्म होता है। नामुमकिन, इस तरह का मृग होना संभव ही नहीं है। अरे, मैंने इतने साल शिकार किया, इतने साल इस घने जंगल का चप्पा चप्पा ढूंढा, मेरी आंखें तो कभी किसी कंचन मृग के दर्शन से तृप्त नहीं हुई। क्या बात करते हो तुम? एक व्याध ने बड़े आवेश के साथ कहा। एक अधेड़ उम्र का युवक, अभी तक जिसने एक भी शिकार नहीं किया था, मुस्कुरा के उपलांभ के साथ उसने कहा,
हमारा सौभाग्य है कि ऐसा कंचन मृग वास्तव में होता ही नहीं। अगर होता तो क्या हम सोने का मृग खाते या उस पर जड़े माणिक और रत्न निगलते? निकट बैठी दो बुजुर्ग व्याध स्त्रियों के चेहरे पर युवक के इन शब्दों को सुनते ही प्रसन्नता छा गई। सच कह रहा है लड़का। व्याध ने सबको नजरअंदाज करते हुए सबसे बुजुर्ग व्याध से कहा, जो कभी हमने देखा नहीं उसके अस्तित्व को नकारना ठीक नहीं। ये सच है कि जो चीज हमें कभी प्राप्त न हो सकी वह चीज मूल्यवान थी ही नहीं, ऐसा मान लेने से जीवन में शांति मिलती है, सुख चैन से जिंदगी गुजर जाती है। परंतु क्या यह अत्यंत अज्ञानजन्य नहीं है? मैंने खुद अपनी आंखों से कंचन मृग देखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं शिकार करके उसे अपने साथ लाया भी हूं। उसके शब्दों से सारे विस्मय चकित हो शक की नजरों से उसे देखने लगे। वह मुस्कुराता हुआ पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ा और हरे भरे बेलों से बांधकर ढका हुआ कंचन मृग का शव उठाकर उसे सबके सामने बीचों बीच रख दिया। अब खुद अपनी ही आंखों से देख लो। जैसे ही शव को ढकने वाली ये हरी भरी पत्तियां दूर हो जाएंगी, यहां पर सुबह जैसा उजाला फैल जाएगा। सबसे बड़े बुजुर्ग व्याध ने कंपित हाथों से सारी बेलें वो पत्तियां हटा दी। सारा समूह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। फिर क्रोधित हो सबकी नजरें व्याध की तरफ गईं। यह कैसा छल है? बड़े बुजुर्ग तथा सम्मान देने योग्य व्याधों का इस प्रकार अनादर करना क्या तुम्हें शोभा देता है? थू! ज्येष्ठ व्याध ने संतप्त होकर पूछा और अपनी झोपड़ी की तरफ चल दिया। व्याध ने बड़े आश्चर्य से मृग की तरफ देखा और देखते ही जैसे उसके हाथ पांव जम गए, कंठ सूखने लगा। चारों तरफ से निंदा के शब्द उससे टकराने लगे। उपहास, निंदा तथा हास्य की लहरें गूंजने लगी और उनके आवर्त में विकल होकर व्याध अपने निष्प्राण आंखों से सिर्फ देखता रह गया। वहां कंचन मृग तो था ही नहीं। हर रोज हर दिन हर एक व्याध कांधे पर लाद कर जैसे मृग का मृतदेह लाया करता था, वैसा ही सामान्य हिरण का शव वहां सामने पड़ा था। परंतु यह क्या? उस हिरण के गले में बांधा हुआ सर्पमुखी ताबीज तो यकीनन इसी व्याध का था। परंतु कंचन मृग तो मैंने खुद देखा था। उसके हृदय में मेरे बाण ने प्रवेश भी किया था। वह अत्यंत निराश होकर बोला। उपहास का विषय होने से बचने के लिए उसने खुद को घने अंधेरों में छुपाया। चंडिका माता के मंदिर में जाकर घुटनों में सर छुपाकर वह रात भर बैठा रहा। उस दिन के बाद उसने शिकार करना भी छोड़ दिया। बार बार वह उसी बड़े जलप्रपात के पास घने जंगल में जाकर आंखों में प्राण लिए दिन दिन भर बैठा रहने लगा। शिलाखंड को भग्न कर देने वाले उस रौद्र जलप्रपात की ध्वनि अब उसे सुनाई ही नहीं देती थी, जैसे उसके कान बधिर हो गए हों। जरा जर्जर होते देह की पीड़ा व्यथा भी अब उसे महसूस नहीं होती। फिर तो जैसे एक कदम चलना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। उसकी आंखों की दृष्टि कमजोर हो गई। फिर एक दिन बड़े कष्टों से वह उठा और उसी प्रिय जगह पर आखिरी बार जाते हुए उग्र धवल जलधार में उसने अपना धनुष बाण सदा के लिए विसर्जित कर दिया। तब से आज तक बड़े पीपल वृक्ष तले बैठकर वह उस महाव्याध की प्रतीक्षा करने लगा, जो हर दिन किसी न किसी व्याध के मृग्या करके उसे अपने साथ ले जाता है।
अब एक दिन जब बस्ती में सब सो गए थे और घने जंगल में घनघोर अंधेरा छा गया था, अचानक पीपल के पत्तों की सरसराहट अंधेरे को चीरने लगी। उसी के साथ अपनी हताश निद्रा में सोया हुआ व्याध अकस्मात जागृत हुआ। वही पुरानी अनिवार्य अतृप्ति ने एक नई वेदना के रूप में उसके अंदर जन्म लिया। लड़खड़ाते कदमों से वह उठा। उसे अपना शरीर इतना तरल और पीड़ा रहित लगा कि वह आश्चर्य से भर गया। गहरी काली रात में ही बड़े उत्साह के साथ वह उसी अरण्य की तरफ चल दिया। जलप्रपात की रौद्र ध्वनि घने जंगल के कोने कोने में गूंजने लगी। अपने चिर परिचित शिलाखंड की तरफ व्याध बड़ी प्रसन्नता से बढ़ा। अचानक अत्यंत हर्ष एवं अविश्वास से उसकी आंखें चमक उठी। सामने हरी धूप पर दिव्य प्रकाश फैला था और कंचन मृग वहां बैठा शांति से विश्राम कर रहा था। सारी उम्र झेली हुई व्यथा, अपमान और विवंचना की सारी वेदनाएं उसके अंदर जाग उठी। उस दिव्य प्रकाश की तरफ वह हल्के कदमों से बिना आवाज किए बढ़ा और बड़े आवेश के साथ उसने कंचन मृग को दबोच लिया। अब मुझे कोई कुत्सित शब्द नहीं कहेगा, मेरा अपमान नहीं करेगा, उसने अत्यंत आनंद के साथ कहा। पर यह क्या? बड़ी आसानी से कंचन मृग ने उसके हाथों से खुद को छुड़ा लिया और खड़ा हो गया। सुनो, मुझे बंदी बनाने का यह प्रयत्न व्यर्थ है और उसकी कोई जरूरत भी नहीं। जहां तुम मुझे ले जाना चाहते हो वहां मैं बड़ी खुशी से तुम्हारे साथ जाऊंगा। आज तो तुम मेरे मेहमान हो, तुम्हारा हर कहा मानूंगा, कंचन मृग ने कहा। और मुझे तुम्हें कम से कम एक बार अपनी बस्ती की तरफ ले जाना है। वास्तव में कंचन मृग होता है, इतना ही नहीं, मैंने उसे बंदी बनाया है, यह मुझे सबको दिखाना है। यह मेरे परिमार्जन का विजय का क्षण है। कंचन मृग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसके बदन पर जड़े हुए सारे रत्न झिलमिला उठे। बिना कुछ कहे अपनी झिलमिलाहट साथ लिए वह व्याध के साथ चल दिया। कुछ ही पलों में वे बस्ती के निकट आ गए। जिंदगी भर जिस उपहास को सहन किया है, आज उसे खुशी में बदलने का मौका आ गया है। यह सोचकर व्याध को परम संतोष हुआ। वहीं से सबको आवाजें देकर वह कहने लगा, अरे देखो, तुम सब लोग मुझ पर हंसते थे ना, अपमानित करते थे ना, अब देख लो, खुद अपनी आंखों से देख लो, क्योंकि आज हंसने की बारी मेरी है। उसके करीब से अनेक व्याध गुजरे, पर आश्चर्य की बात कि किसी ने भी रुककर मुड़कर इस व्याध की तरफ नहीं देखा। बस्ती का सबसे वृद्ध व्याध जरा जर्जर कदमों से आगे बढ़ रहा था। कंचन मृग को लिए व्याध अतिवृद्ध व्याध के सम्मुख आ खड़ा हुआ और उसने फिर से उन्हीं शब्दों का उच्चारण किया, अरे देखो, हंसते थे ना, देख लो, ले आया हूं कंचन मृग। परंतु उस वृद्ध ने भी कंचन मृग और व्याध की तरफ नहीं देखा। न ही कंचन मृग के तेज से उसकी आंखें चकाचौंध हुई, परंतु बस्ती के सारे व्याध एक ही दिशा में क्यों चले जा रहे हैं? व्याध को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी उनके पीछे हो चला। सारे व्याध पीपल के पेड़ के पास जमा हो गए थे और भीड़ के बीच देख रहे थे। इसने भी आगे बढ़कर देखा और उस दृश्य को देखकर चौंक गया।
वह इतना विस्मयचकित हुआ कि खुद को भी भूल गया। उस पीपल की छाया में जीर्ण वस्त्रों से आच्छादित उसकी खुद की मृतदेह पड़ी हुई थी। और बस्ती के सारे व्याध दुख मनाते हुए उसके इर्द गिर्द जमा थे। व्याध के मुंह से बड़ा आश्चर्य का उद्गार निकला और डरी हुई आंखों से उसने मुड़कर कंचन मृग की तरफ देखा। कंचन मृग ने धीरे से अपना सर हिलाया और शांत स्वर में कहा, चलो अब हम उस प्रदेश में लौटते हैं जो मेरा है। इस जगत से अब तुम्हारा कोई नाता नहीं रहा। लौटने के बाद कंचन मृग फिर उसी नरम हरी दूब पर जा बैठा। उसने व्याध से कहा, जब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए राजी हो गया था, उसी वक्त तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए था, क्योंकि किसी भी मानव के लिए जीवित रहते कंचन मृग को हासिल करना संभव नहीं है। किसी एक तेजस्वी क्षण में तुम्हें मेरे दर्शन हुए, परंतु उस पर तुम्हें संतोष नहीं हुआ। यह तो तुम्हारा खुद ही खुद को दिया हुआ बड़ा धोखा है। मेरी छवि को अपने दृष्टि पटल पर संजोकर तुमने अपनी बाकी जिंदगी खुशी से नहीं बिताई। मुझे मारकर, मुझे बंदी बना के मुझ पर सत्ता जमाने का मोह तुम्हारे मन में जागा। इतना ही नहीं, मेरा शव सबको दिखाकर उनसे प्रशंसा पाने की इच्छा तुम्हारे मन में जागृत हो गई। इसलिए तुम्हारे हाथ लगा एक सामान्य हिरण का मृतदेह। हे व्याध, इस ज्ञान से तुम वंचित रहे कि मृगया में सर्वाधिक आनंद व रोमांच पीछा करने की प्रक्रिया में है, हत्या में नहीं। सपनों को बंदी बनाने की कोशिश करने पर निर्जीव तथा निस्तेज शव ही हाथों में आया करते हैं। कंचन मृग की चमचमाती खाल से बने सुवर्ण वस्त्र पहनने की अभिलाषा या फिर उसके तेजस्वी रत्नों को बाल में सजाने की अभिलाषा व्यक्ति को हमेशा ही दुखों के राक्षस के सम्मुख लाकर खड़ा कर देती है। अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति के लिए कोशिश करना या उसके पीछे भागना, इसमें जो नशा है, जो जानलेवा हर्ष व वेदना का भाव है, वह किसी भी प्रकार के क्षुद्र स्वामित्व की भावना से कई गुना ऊंचा होता है। हे व्याध, क्या तुम्हें स्मरण है हम पहले भी कभी मिले हैं? मतलब क्या इससे पूर्व इस जगह हमारे बीच कोई संभाषण हुआ है? बड़े आश्चर्य से व्याध ने पूछा। हाँ, हम मिले थे जब तुम परवाना बन क्षमा की तरफ आकर्षित हुए थे और ज्योति में जलकर दग्ध हो गए थे। और तब भी जब तुम मृग बनकर मृग जल का पीछा करते हुए रेगिस्तान में निष्प्राण होकर गिरे थे। हर वक्त मैं तुम्हें अत्यंत प्रेम और आदर के साथ यहीं पर लेकर आया था। कंचन मृग के दर्शन ऐसे अलग अलग स्वरूप में होते हैं और जिन्हें ये दर्शन होते हैं उनका इस प्रदेश में कभी न कभी आना होता ही है। ये घटनाएं तुम्हारे साथी दोस्त
सामान्य मानवों को पागलपन की लगती है, परंतु हे व्याध, इसे पागलपन कहना संपूर्णतया भ्रम है। क्या परवाना और मृग नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं? अरे भली भांति जानते हैं वे, परंतु यह सब करने का एक नशा सा छाया रहता है और उसी में वे जीते हैं। सोचो, किसी भी परवाने को या तितली को तुमने किसी फूल पर बिना 4 चक्कर काटे, बिना छानबीन किए उतरते कभी देखा है? क्या उस परवाने को ज्योति के समीप पहुंचने पर उष्णता का आभास नहीं होता? तुम्हें क्या लगता है, क्या मृग सिर्फ जल के आभास का पीछा करने में खुद को न्योछावर करता होगा? अरे वास्तव में यही सब भ्रम है। मृग को जल के अस्तित्व की भली भांति पहचान होती है। तृषार्त होने पर अंधकार में भी वह जल ढूंढ लेता है। रात भर पाने के लिए तड़पता नहीं है। जल की गंध तक जो घने अंधकार में महसूस कर लेता हो और जल के परिसर को जो भली भांति पहचानता हो, क्या वह कभी जल के आभास का पीछा करेगा? मृग जल मतलब सामान्य जल नहीं है, इतना ज्ञान उसे नहीं, ये तुमने कैसे सोच लिया? हरेक के जीवन में एक न एक क्षण ऐसा आता ही है कि सामान्य जिंदगी के बंधन और उनके मलिन आवरण को त्याग देने की जबरदस्त इच्छा जीव के दिलो दिमाग पर छा जाती है। किसी एक तितली का दिल सामान्य पुष्प से ऊब जाता है और अभिलाषा जगती है अग्नि पुष्प से मिलने की। किसी एक मृग में अभिलाषा जगती है क्षितिज पर दिखने वाले, लहराने वाले मृग जल पर एक छोर से तैरते हुए दूसरे छोर तक क्षितिज रेखा पार कर जाने की, और उसी मनस्वी क्षण में उसका शव रेगिस्तान में निर्जीव होकर गिर पड़ता है। और एक तुम भी तो सामान्य मृगों से ऊब गए थे ना। कंचन मृग से मिलना चाहते थे। कंचन मृग की अभिलाषा में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी तुमने। वह परवाना या मृग या फिर तुम, सब सामान्य जगत की दृष्टि से पागल ही तो ठहरे। पर याद रखो, जिस किसी की मुलाकात एक बार किसी भी रूप में कंचन मृग से हो जाती है, वह पागल ही कहलाता है। सामान्य मृग को कंधे पर लाद कर घर लाने में जिसे संतोष नहीं होता, और दूसरी तरफ कंचन मृग की प्राप्ति आसान नहीं है। इन दोनों बिंदुओं के बीच डोलती जिंदगी तुम जीते रहे, यही तुम्हारा दिव्य श्राप है। हे व्याध, अब तुम यहाँ विश्राम करो, फिर किसी दिन तुम्हारा एक और अनंत प्रवास शुरू हो जाएगा। किसी अजेय पर्वत शिखर को छूने की कोशिश में फिर तुम्हें मृत्यु से रूबरू होना है। अथाह जल के तल में पहुंचकर रहस्य जानने की कोशिश में जान गंवानी है। जीवन के सामर्थ्यशाली प्रवाह को पंख लगे शब्दों में पिरोकर अपने होठों पर इनके गीत सजाते हुए एक बार तुम्हारे नेत्र फिर निस्तेज होने वाले हैं। वास्तव में तुम्हारे इस भाग्य से मैं ईर्ष्या करता हूं, कंचन मृग ने कहा। विस्मय चकित होकर व्याध ने कंचन मृग की तरफ देखा और विषाद भरे स्वर में कहा, तो क्या यह कड़वी अतृप्तता मेरा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, और तुम इस बात के लिए ईर्ष्या दग्ध हो रहे हो मुझसे? बड़े ही करुण नेत्रों से कंचन मृग ने व्याध की तरफ देखा।
क्या एक बार कंचन मृग के दर्शन करने के उपरांत सामान्य मानव की जिंदगी जीना तुम्हारे लिए मुमकिन है? क्या ऐसे निर्जीव जिंदगी की कामना तुम करोगे? हे व्याध, मेरी तरफ देखो और मुझे जानने दो कि तुम्हारी नजरों में मैं कैसा दिख रहा हूं। देखो, मैं तुम्हारी नजरों में खुद को देखना चाहता हूं। मेरी ओर देखो। व्याध कंचन मृग के इस अनुरोध को सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, हे कंचन मृग, तुम्हारा शरीर नक्षत्रों से भरे आसमान की तरह तेजस्वी है। तुम्हारे तेज के सामने सप्तर्षि भी फीके पड़ जाते हैं। तुम्हारी आंखें तो कृष्ण वज्र सम प्रदीप्त हैं। तो फिर क्या तुमने खुद को या खुद के प्रतिबिंब को आज तक नहीं देखा? कंचन मृग ने एक ठंडी आह भरी। घने जंगल में गंभीर जलधार की गूंज भी हवा के झोंके से गंधित हो गई। खोले से कंचन मृग ने कहा, इसीलिए तो मैंने पूछा कि मैं तुम्हारी नजरों में कैसा दिखता हूं। सुनो, गौर से सुनो। भले ही मेरी आंखें भूत भविष्य तक देख सकती हैं, शांत सागर तल के हृदय में मची हुई खलबली को जान सकती हैं, पर्वत के अंतरंग में प्रदीप्त लावा को देख सकती हैं, पर खुद को देख पाने का सौभाग्य इन आंखों को प्राप्त नहीं। खुद के प्रतिबिंब को देखना भी इनके लिए नामुमकिन है। हे व्याध, कंचन मृग के प्रतिबिंब तक को देखने का भाग्य कोई कंचन मृग नहीं रखता और इसीलिए मुझे तुम्हारे भाग्य से ईर्ष्या हो रही है। जो चीज अप्राप्य है उसे पाने की मंशा के बिना तो मानव का सामान्य क्षणिक जीवन भी व्यर्थ और असह्य हो जाता है। सामान्य मानव की बात अगर ऐसी है तो मैं तो अमर हूं। अप्राप्य चीज की अंतहीन प्यास के साथ साथ अमरत्व का श्राप कैसा होता है, इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अप्राप्य चीज की अंतहीन प्यास के साथ साथ अमरत्व का श्राप कैसा होता है, इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हे मानव। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि मेरे समीप कुछ समय व्यतीत करो। कम से कम कुछ पलों के लिए मुझे इस आनंद का लाभ मिलने दो। कंचन मृग के स्वर में गहरी व्यथा छा गई। वह हरियाली पर जाकर स्थिर बैठ गया। व्याध के मन में उसके प्रति असीम करुणा का जन्म हुआ। अपार सहानुभूति के साथ वह कंचन मृग की तरफ देखने लगा। ऐसी शुभ घड़ी में जब व्याध और कंचन मृग एक दूसरे को देख रहे थे, ऐसी शुभ घड़ी में सारा घना जंगल हजारों प्रकाश कणों से जगमगा उठा, जगमगा उठा, जगमगा उठा।
कंचन रहे।